देखो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 अफवाह स्वरूप। यह लेक्चर 4 है। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। तो पिछले जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोग नदी के बारे में जाने, उसके बाद जो है ठीक ना, नदी के बाद हम लोग झील यानी जलाशय के बारे में जान लिए। आज हम लोग इसमें जो जानने वाले हैं, हम जो इसमें टॉपिक जो कवर करेंगे वो टॉपिक है मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियां। ठीक ना, क्या हेडिंग? मानव सभ्यता की, हल्ला मत करो, जीवन रेखा के रूप में नदियां। ठीक ना, यानी मानव सभ्यता यानी मानव जीवन पर नदी किस प्रकार प्रभाव डालती है, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी के क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। ठीक ना, यानी नदी घाटी के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता की जननी। ठीक ना, नदी घाटी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सभ्यता की जननी, यानी कि मानव सभ्यता की जननी किसको कहते हैं? नदी घाटी क्षेत्र को। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक ना, सिंधु घाटी की सभ्यता में दो सभ्यता था, एक हड़प्पा सभ्यता और एक क्या था? मोहनजोदड़ो सभ्यता। हुआंग हो की घाटी में, ना हुआन हो की घाटी में चीन की सभ्यता और नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। एक है हुआन हो की घाटी, हुआन हो की घाटी उसमें हम लोग चीन की सभ्यता पढ़े हैं। एक है नील नदी की घाटी, उसमें हम लोग मिस्र देश की सभ्यता पढ़े हैं। इन सभी के बारे में क्या हुआ? नदियों का विकास हुआ है। जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। ठीक ना, यानी मानव समुदाय जो है कभी भी ये क्या हुआ? पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि हमेशा आगे जो है जीवन पे बढ़ता गया और विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी, यानी सभी जगहों पर, सभी देश में, सभी राज्य में मानव के विकास की रफ्तार क्या समान होगी? नहीं। किसी देश में जो है अभी भी मानव बहुत पीछे चले ना, किसी देश में मानव क्या अभी भी बहुत आगे चल रहा है। बहुत सा ऐसा देश है जो कि है तो अभी 2025, लेकिन वो जो है अभी समझो 2030, 2035, 2050 में जी रहा है ना, इतना तरक्की कर रहा है। बहुत सा ऐसा भी देश है जो है 2025, 2020, 2015 में जी रहा है, इतना पीछे चल रहा है। तो सभी जगहों पर जो है मानव का जो विकास क्रम जो वो एक समान नहीं है। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इन मत को स्वीकार किया है कि कौन सा मत को? कि सभी जगह मानव का विकास एक समान नहीं है, इसको स्वीकार किया है। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बाउचर द परथेस को है। ठीक ना, प्रागैतिहासिक इतिहास, ये इतिहास का एक पार्ट है, इतिहास का एक पार्ट है ना। इतिहास को जैसे 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन कौन? एक प्राचीन इतिहास, ठीक ना, जो कि बहुत पुरानी घटा, जिसमें कि रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान ये सब पढ़ते हैं। एक है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि अकबर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, एक है आधुनिक इतिहास, जिसमें कि आज का लेटेस्ट घटना हम लोग जो है ठीक ना पढ़ते हैं, यानी कि आज से कुछ वर्ष पुराना घटना। ये क्या कहलाता है? आधुनिक इतिहास। तो प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक यानी कि प्राचीन काल के मानव के बारे में बताया गया है। इसकी संस्कृति का खोज का जो है पहला व्यक्ति जो है वो थे फ्रांस के रहने वाले, जिसका नाम था बाउचर द फरथेस। क्या नाम था? बाउचर द फरथेस। इसी को श्रेय जाता है इसकी खोज के लिए। इन्होंने विभिन्न परमाणुओं के अध्ययन के पश्चात पेरिस से सीन नदी की सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। इन्होंने बताया था कि पेरिस का जो सीन नदी वो क्या सभ्यता के उद्भव का एक केंद्र है। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। फिर उसके बाद जो है एक आए जिसका नाम था डॉक्टर मित्रा। क्या नाम था? डॉक्टर मित्रा। इन्होंने बताया कि शिवालिक के दक्षिण, शिवालिक जो है उसके दक्षिण में क्या है? हिमानी, उसके पिघलने से क्या हुआ? नदी घाटी का निर्माण हुआ है। इसके बारे में इन्होंने बताया। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एक मत प्रतीत होते गए। अलग अलग आए, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्या दिए वो मत बताते गए। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इलाहाबाद जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, इलाहाबाद जिसका कि आधुनिक नाम जो है, नया नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद के प्रयाग में क्या होता है? गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का क्या होता है? संगम होता है, 3 नदियों का मिलन होता है। और जहाँ ये मिलन होता है ना, जहाँ ये संगम होता है, लोग उसको जो बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से खूब पूजते हैं और श्रद्धालु उसको बहुत अपना धार्मिक संस्था का, आस्था का क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। ठीक ना, ये वही संगम है जहाँ पर कि इस बार क्या लगा था? महाकुंभ लगा था ना। ठीक ना, वो संगम पर ही क्या लगा था? महाकुंभ लगा था।
बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। और देखा होगा ना, एक संगम में स्नान करने के लिए जो है लाखों लाख नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु गए थे ना। कैसा जो भयानक जो है भीड़ था, और ये भीड़ जो कई महीनों तक चलता रहा एक संगम में स्नान करने के लिए। कितना ज्यादा आस्था का केंद्र है। तो नदी घाटी जो आज से नहीं शुरू से ही मानव की आस्था का या फिर प्रगति का क्या रहा है, बहुत बड़ा स्रोत रहा है। तो बड़े बड़े नगर और महानगर का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही क्या हुआ है, तो हुआ है। आज उद्योग, कृषि तथा परिवहन साधनों को विकसित करने में नदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग जो फैक्ट्री लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, नदी किनारे, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको हम लोग आसानी से नदी में क्या करते हैं, बहा देते हैं, ठीक ना, जिससे नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, गंदा हो जाता है, ठीक ना। और उस नदी में जो भी जानवर वगैरह स्नान करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। या जो जानवर पानी पीते, क्योंकि नदी का पानी अक्सर कौन पीता है, जानवर ही पीता है, और नदी में अक्सर जानवर ही स्नान करते हैं, तो वो सभी बीमार पड़ते हैं, पानी पीने से बीमार पड़ते हैं, ठीक ना। लेकिन जो इंसान को क्या होता है, नदी किनारे फैक्ट्री लगाने से ना असुलता होता है, सहायक मिलता नहीं, तो समझो कचरा दूर उठा के जाके फेंकना पड़ेगा, उसको कुछ फेंकना नहीं पड़ता, बल्कि नदी के कचरे का मुंह क्या करता है ना, फैक्ट्री के कचरे का मुंह चुपचाप नदी को और ऐसे खोल देता है। कुछ कचरा फेंकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता, बल्कि फैक्ट्री से कचरा निकल के आसानी से नदी में अपने आप प्रवाहित हो जाता है, ठीक। उसमें कृषि कार्य, तो अक्सर लोग आप क्या करते हैं, नदी तालाब या पोखर के किनारे क्या करते हैं, खेती करते हैं, ताकि सिंचाई का सुविधा अच्छा से बना रहे। उसको क्या करता है, अगर वर्षा मान के चलो नहीं भी हो तो उसका फसल बर्बाद नहीं होता है। यानी गरीब से गरीब किसान भी अपने खेतों में पानी का जो ना क्या करते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। अगर मान के चलो कि जो अमीर किसान है, मान लो वर्षा नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, तो मशीन आता है, एक आता है ना मशीन या मोटर वगैरह गड़वा के पानी अपने खेत में क्या करेंगे, पानी की पूर्ति करवा देंगे। लेकिन जो गरीब किसान होते हैं उसके पास जो है मशीन या फिर मोटर लगवाकर पानी के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो नदी किनारे खेती करते हैं। नदी का पानी आराम से सिंचाई के लिए काम आ जाता है, काम आ जाता है। नदी का जल अत्यधिक दोहन एवं इन जल राशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है ना। अब जो है फैक्ट्री का कचरा जब हम लोग नदी में फेंकते हैं, तो जिससे कारण क्या होता है, नदी जो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का विषय बन गया ना। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो है यह बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन गया है, क्या कि नदी बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रदूषण को कैसे रोका जाए, यानी कि नदी प्रदूषण को कैसे रोका जाए। पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था, ठीक ना। ये बीच में एक इंपोर्टेंट दिया गया था, लिखो इसको। तो पिछले लेक्चर में लोग मुख्य बिंदु कितना नंबर का लिखे थे, 35 तक लिखे थे, 36 नंबर पॉइंट लिखो, ठीक ना। पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा ब्रैकेट में लंबा में कितना है, 7 किलोमीटर सड़क पुल है, सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक ना। सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, गांधी सेतु, ठीक है। सेतु को क्या कहते हैं, पुल भी कहते हैं, ठीक है। सेतु को ही पुल कहते हैं और पुल को ही क्या कहते हैं, सेतु कहते हैं। तो पूछेगा भारत का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु, या भारत का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, ठीक ना। गांधी सेतु की लंबाई कितनी है, 7 किलोमीटर। गांधी सेतु जो है कहाँ स्थित है, पटना में, ठीक ना। यानी गांधी सेतु जो पटना में है, जो कितना लंबा है, 7 किलोमीटर। यानी यह पुल जो है 7 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था, 1984 में पटना में बनाया गया था, समझो आ गया। अब समझा प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण, बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया है।
पहले जो है जल का उपयोग इतना ज्यादा नहीं हुआ करता। जब आबादी कम थी जल का प्रयोग भी क्या था, कम था। और जब आबादी जब बढ़ता गया तो जल का प्रयोग भी क्या होता गया, बढ़ता गया। और जब आबादी कम था तो जल का प्रयोग भी कम था, तो जल प्रदूषित भी कम होता था। आज जब आबादी बढ़ गया तो जल का उपयोग भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो जल का प्रदूषण की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई, प्रदूषित भी अधिक होने लगा। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। जल हर जगह काम आता है। घर का काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, ठीक ना, गार्डन में जो है फूल सब में पौधे में पानी देना, अपना गाड़ी धोना, ठीक ना, घर का साफ सफाई, ओछा पोछा जो भी होता है उन सभी चीजों में क्या काम आता है, जल काम आता है। स्नान में, पीने में, हर एक कुछ में, कपड़ा धोने में, सब में जल काम आता है। इसके साथ ही ना खेतों की सिंचाई में जल काम आता है। इसके बाद फिर फैक्ट्री में जल काम आता है। ओवरऑल घर, ठीक ना, घर के काम से लेकर औद्योगिक कार्य यानी फैक्ट्री तक जल हर जगह क्या आता है, काम आता है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए भी हो रहा है, ठीक ना, यानी कि कृषि के लिए भी किसका उपयोग होता है, जल का। बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। जब बाढ़ का समय आता है नदी क्या करता है, एक भयंकर रूप, एक विकराल रूप धारण कर लेता है ना। जिस नदी का पानी समय बहुत नीचे स्तर भी रहता है वो सब नदी भी पूरा क्या भर जाता है, और पानी पूरा ओवरफ्लो के अगल बगल के गांव में, शहर में जाके क्या करता है, बाढ़ ला देता है। इस समय वह धरातल के सभी कचरे के रूप में कौन कौन सा अधिवास जनित कचरा, औद्योगिक कचरा और अन्य ठोस कचरा को आत्मसात कर लेती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। अब समझो कि कोई कचरा धरातल का मतलब धरती पर, ये मान लो धरती है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा सा कचरा का ढेर लगा हुआ है, ठीक ना, इतना बड़ा सा कचरा का ढेर लगा हुआ है, बहुत जगह देखा होगा, होता है ना। आदमी क्या करता है, एक कोई जगह चूज कर लेता है, सब आदमी क्या करता है, अपना घर का कचरा वहीं जाके फेंकता है ना, जो कि पूरा जो है एक ऊंचा बड़ा सा एक एरिया में फैल जाता है। और जब जो है क्या होता है, जब बाढ़ का समय आता है तो वो नदी का पानी क्या होता है, पूरा ओवरफ्लो के बाहर आ जाता है ना। अब पूरा जब बाहर आता है तो वो क्या होता है, इधर उधर पूरा जो है बुखलाने लगता है, और जो है कचरा के पास भी जाता है, कचरा का अपने अंदर क्या करता है, समा लेता है। अब हमारी नदी पानी मतलब पूरा फैल गया, कचरा के पास भी जाएगा ना, कचरा का अपने अंदर से क्या किया, समेट लिया, समा लिया, जिससे क्या होता है, पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। इसका पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी खत्म हो जाता है, खाली प्रदूषण ही प्रदूषण। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पिरकनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक ना। यानी कि कृषि कार्य में जो है हम लोग कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो कीटनाशक डालते हैं वो भी पानी को क्या करता है, खराब करता है। उर्वरक जो खाद वगैरह डालते हैं वो भी पानी को क्या करता है, प्रदूषित करता है, खराब करता है। उसके पिरकनाशी, कपड़ा धोने के लिए जो साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपमार्जक का मतलब सर्फ, ठीक है ना, उसका जो प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट जिसको करते हैं, डिटर्जेंट बोलो या अपमार्जक बोलो या सर्फ, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये सभी चीज क्या करते हैं, पानी को प्रवाहित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। मल जल मतलब है ना कि हम लोग जो मल मूत्र का त्याग भी कभी कभी नदी किनारे करते हैं ना, वो भी क्या करता है, पानी को खराब करता है। मवेशी का मतलब होता है जानवर। हम लोग अपने गाय भैंस बकरी को नदी में जाके धो देते हैं, नहा देते हैं, वो भी नदी को क्या करता है, गंदा करता है। उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारे मानवीय क्रिया है जो कि मानव करता है, लेकिन जो करता मानव है लेकिन नुकसान होता है नदी का, होता है ना। और उसी नदी का पानी भविष्य में हमको पीना है, उसी नदी का पानी भविष्य में हमको उपयोग करना है, उसी नदी का पानी से हमको जो आगे जीवन जीना है, ये सब चीज हम लोग भूल जाते हैं। और ये सब चीज भूल कर हम लोग उसी नदी के पानी को दिन प्रतिदिन गंदा करते जाते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ क्या आप जानते हैं, बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ठीक है ना। एक जो मान लो जो झील है झील ही, लेकिन बहुत बड़ा झील है, क्या है, ठीक है ना, है झील। एक ऐसा झील है, बहुत बड़ा झील है। तो ऐसे झील को हम लोग जो ना समुद्र भी कहते हैं, समुद्र यानी सागर कहते हैं ना। जैसे कैस्पियन सागर, ये क्या है, झील है, क्या है, झील, लेकिन ये इतना बड़ा है, सागर का रूप ले लिया। मृत सागर, अरल सागर, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना, ये सभी एक झील है, ये सभी क्या है, झील है, जो कि इतना बड़ा है ना, जो किसका रूप ले लिया, तो समुद्र का रूप ले लिया। अब देखो थोड़ा वन के बारे में, जल के बारे में जान गए, वन के बारे में। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदी के प्रवाह मार्ग में तीव्र अपसादीकरण हुआ है। अब तो मृदा अपरदन यहाँ एक नया वर्ड है।
मृदा मतलब होता है मिट्टी, अपर्दन का मतलब होता है कटाव, ठीक है ना, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। अब समझो था इसके बारे में। सपोज करो जैसे मान लो कि जंगल था, ठीक ना, जंगल है, मान लो यहाँ एक पेड़ है, मान लो पेड़ है, ठीक ना, इसका ये जड़ है, ठीक, ये मान लो जड़ है। अब जो है मान के चलो कि जड़ में बहुत सा मिट्टियां जमा है ना, मिट्टी जमा हुआ है। अब सपोज करो, ठीक है, सपोज करो इस पेड़ को हम काट दिए, यहाँ मिट्टी जमा था, इस पेड़ को क्या काट दिए। अब जब पेड़ था तब जब वर्षा का पानी आता था, ठीक ना, तो उधर से मिट्टी लाया, और यहाँ पे आके जमा करता था ना। यहाँ पर इधर से पानी जा रहा है तो मिट्टी लाया, तो मिट्टी को अपने साथ ये बहा के नहीं लेके जाता था, बल्कि यहाँ पे जो ना अब इसको पार ये कर ही नहीं पा रहा है, पार नहीं कर पा रहे पानी, तो यहाँ पे मिट्टी को और क्या करता था, जमा कर देता था। जब इस पेड़ को काट लिए हम लोग, अब क्या होने लगा, इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया ना। अब वर्षा का पानी आराम से आता है, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है। वर्षा का पानी आता है ना, अपने साथ जो है मिट्टी थोड़ा जमा है, बड़ा सा चट्टान बना के, उस मिट्टी को भी अपने साथ बहा के काट के लेके चल जाता है। तो यहाँ मिट्टी का कटाव होता है। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। अगर वन का कटाव करते हैं, मिट्टी का भी कटाव होता है। मिट्टी का कटाव ही कहलाता है मृदा अपरदन। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, है ना। मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब कटना, यानी मिट्टी का कटना, पानी के गति के द्वारा मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। जो किससे पनपता है? जंगल काटने से। अगर वन की कटाई करते हैं तो मृदा अपरदन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब मान लीजिए मिट्टी कटता जाएगा, हमारा जमीन दिन पर दिन क्या होता जाएगा? नीचा होता जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए जमीन जब नीचा हो गया, यानी गड्ढा जैसा जमीन बन गया, फिर जब जो है वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो उसी गड्ढा वाले जमीन पे पानी भर जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और यदि हम लोग जंगल की कटाई नहीं करते ना, बाढ़ के पानी से भी बचते हैं। तो बाढ़ का पानी जितना भी होता है वो क्या होता है? आते आते जड़ में जाकर क्या होता है? रुक जाता है। क्योंकि देखो किसी भी पेड़ पौधे के आसपास जड़ जो होता है ना, जड़ के पास का मिट्टी जो है वो थोड़ा ढीला भुरभुरा टाइप का मिट्टी होता है, जिससे पानी को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है। तुम कभी क्या करना ना, एक लोटा पानी यूं ही कहीं नॉर्मल जगह पे गिराना, ठीक, उसको एक लोटा पानी क्या करना, किसी पेड़ के जड़ में गिराना, ठीक ना। तो जड़ के पास जो पानी गिराएगा ना, वो पानी बहुत तेजी सोखता है ना, फास्ट गति सोखता है। और जब जंगल रहता है, वन रहता है, तो जब पानी प्रवेश करता है, मान चलो जब बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करता है, इस साइड मान लो कि चलो कि कोई नदी है, इस साइड गांव है, बीच में जंगल है, ठीक है ना। तो पानी जब प्रवेश करता है ना, वो सब पानी जो क्या होता है, पेड़ के जड़ के पास आता है, जड़ उसको सोख लेता है। तो नदी में तो गाँव में पानी प्रवेश नहीं करता है तो बहुत कम पानी आता है, उतना भयंकर बाढ़ नहीं आता है। अगर तुम जंगल का कटाई कर लेगा तो सीधा पानी आएगा, तो बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाती है। लेकिन ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, और उसी जंगल को काटते हैं। इन ठोस अपसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। गलती करते हैं हम लोग, लेकिन जो संकट का सामना किसको करना पड़ता है? जलीय जीव को। जलीय जीव यानी कि जो जल में रहते हैं, जो ऑक्टोपस, या सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, मछली, या फिर जितने भी कछुआ, ठीक है ना, मगरमच्छ, जितने भी जलीय जीव होते हैं, उन सभी का जीवन हमारे वजह से क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है, जबकि वो बेचारा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। उसके बाद क्या होता है? उसका खतरा बढ़ जाता है। अगला दिया, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धन जन की क्षति हुई थी। यानी कि 1987 हो गया, 2004 हो गया, 2007 हो गया, 2008 हो गया। इन सभी सालों में बिहार में जो है ना, कोसी नदी का बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें सबसे लास्ट वाला बाढ़ आया था 2008 में आया था, जो बहुत भयंकर बाढ़ था। इस समस्या के बारे में जाने, किसके बारे में जाने? समस्या। अब है संरक्षण, ठीक है ना, इसका बचाव कैसे करना। हल्ला मत करो, जिसको नहीं समझना घर जाओ, जिसको समझना समझो यहाँ पे। तो समस्या के बारे में जान लिया, जल प्रदूषण क्या है, ठीक है ना, उसके बाद मृदा अपरदन क्या है, जंगल की कटाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक, उसके बाद बाढ़ कब कब आया था, इसे जान लिया। अब समझो संरक्षण, इसका बचाव कैसे करेंगे। नदी प्रदूषण से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि नदी प्रदूषित होगा तो हमारा पर्यावरण भी उससे क्या होगा? खराब होगा, क्योंकि नदी जब प्रदूषित होगा और अपना गंध करेगा, ठीक ना, गंध करेगा तो उसके आसपास कोई व्यक्ति अपना घर वगैरह नहीं बनाएगा, कोई जानवर जो उसका पानी नहीं पिएगा, कोई जो जानवर उसमें नहाएगा नहीं। वो गंध क्या करेगा? ऊपर पूरा फैल के पूरा वातावरण को क्या कर देगा? खराब कर देगा, गंध पूरा वातावरण में फैल जाएगा। तो नदी प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण पर भी अनुकूलित जो है ना, प्रतिकूल, अनुकूलित मतलब होता है सही, प्रतिकूल मतलब उल्टा, यानी उल्टा प्रभाव डालता है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक ना। विश्व का, पूरी दुनिया का लगभग ऐसा देश है जहां की नदियां क्या है? प्रदूषित है, जहां की नदियां क्या है? प्रदूषित है।
और दुर्भाग्य ये है कि हमारा देश भारत भी इसमें शामिल है ना। भारत की भी जो लगभग नदियां क्या है, प्रदूषित है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा देश भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, प्रदूषण की लिस्ट में। इस संकट की स्थिति को निपटने के लिए संरक्षण पर कार्य करने के पर ध्यान देना चाहिए ना, यानी कैसे इसको बचाया जाए इस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पहले देखो, पहले वनस्पति का विकास, वनस्पति का विकास, पेड़ पौधे का विकास, समझो इसके बारे में। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, क्या होता है, पेड़ पौधा, वन, जंगल, ये सभी, ये सब क्या करते हैं, हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण जीने में हेल्प करते हैं। हम लोग जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, ठीक ना, जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे उतना ही हम लोग स्वच्छ जीवन जिएंगे, उतना ज्यादा स्वस्थ जीवन जिएंगे। अगर पेड़ पौधा की मतलब कटाई करेंगे, पेड़ पौधा की जब कटाई करेंगे तो वातावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक ना। और वही गैस हम लोग जब सांस में लेंगे तो हमारा, ठीक ना, क्या होगा, हमारे यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और हम लोग जो है ना स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि अस्वस्थ रहेंगे और जल्द से जल्द जो है ना बराबर क्या पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। और पेड़ पौधा जब बहुत कम रहेगा तो गर्मी के मौसम में गर्मी भी बहुत लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य से आने वाले जो ना रोशनी को, सूर्य से आने वाली जो है गर्मी के मौसम में तेज रोशनी, तेज धूप को क्या करता है, रोकता है ना, उसको रोक देता है और हमें ठंडक देता है। या फिर क्या करता है, पेड़ पौधा जो हवा मिलता है उस हवा से भी क्या होता है, ठंडक। तो जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएगा गर्मी के मौसम में उतना जो हेल्प मिलेगा, ठीक ना। और जितना ज्यादा पेड़ पौधा काटेगा गर्मी के मौसम में उतना ही गर्म लगेगा। इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए पंखा, कूलर, एसी, इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करने के बजाय, ठीक ना, पेड़ पौधा लगा लो। तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा कई पीढ़ी उससे सुख करेगा। पंखा मान लो हम खरीदेंगे, इस साल खरीदे, अगले साल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है एसी खरीदे, उसके बाद ठीक है मार्केट कूलर खरीदे। ये सब क्या करता है, पहला बात तो कि टिकाऊ बहुत कम होता है, खराब हो जाता है। दूसरा बात, अत्यधिक बिजली खाता है जिसके कारण हमको बिजली बिल अधिक पे करना होता है। तीसरा बात क्या होता है, ये हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति जो है 24 का 24 घंटा हमेशा एसी में रहते हैं, उन व्यक्तियों को कभी एसी से बाहर थोड़ा ना बोलना कि आप 1 किलोमीटर थोड़ा पैदल चलिए, ठीक ना, या कभी हमारे साथ जो है ना थोड़ा जो है धूप में टहलिए, या कभी हमारे साथ जो है ना पैदल जो है थोड़ा भ्रमण पे घूमने के लिए निकलिए, नहीं चल पाएगा वो। उसका बॉडी इस प्रकार सेंसलेस हो जाता है, ठीक ना, वो 1 किलोमीटर छोड़ो 100 मीटर तक जो है बुलने से चलने के लायक वो नहीं रह जाता है। उसका बॉडी एकदम नर्वस सा हो जाता है, 1% भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है ना। अगर जैसे तो एसी से निकलेगा ना, अगर बाहर में ठंडा वातावरण भी है, नॉर्मल आदमी को बाहर का वातावरण क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटा एसी में रहता है वो जब बाहर आएगा पूरा टप टप पूरा पसीना चुएगा ना। मान लीजिए मौसम ठंडक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा क्या है, ठंडी, वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु में भी जो है उसको पूरा बॉडी पर टपाटप पूरा पसीना चुएगा, पूरा भींगा रहेगा बॉडी, क्योंकि एसी का वो आदत लगा लिया। क्या ऐसे आदत में हमको रहना चाहिए, नहीं, ठीक ना। अगर सपोज करो कि कभी की अगर बिजली खत्म हो गया, किसी कारण से यदि बिजली नहीं आया, एसी नहीं चल पा रहा है, तो क्या ऐसा व्यक्ति जिंदा रह पाएगा, मर जाएगा वो। हम लोग जीवित रह लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा हैबिट नहीं है, इसलिए ऐसा हैबिट नहीं बनाना चाहिए। और वो एसी जो है 2 साल 4 साल 5 साल सुख देगा, ठीक ना, और खर्च भी बहुत ज्यादा। अगर उसी के बदले यदि हम पेड़ पौधा लगा लेते हैं कई पीढ़ी तक सुख करेगा ना, हम ही नहीं, हमारा बेटा पोता परपोता कितना युग तक सुख करेगा। तो पेड़ पौधा लगाने की ये अलग लाभ होगा, गर्मी दूर होगा, ठंडक मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, स्वच्छ हवा मिलेगा। जितना ज्यादा पेड़ पौधा काटते हैं तो हवा क्या होता है उतना ज्यादा ना, फिर प्रदूषण युक्त हवा हम लोग सांस में लेते हैं, और प्रदूषण युक्त हवा हमारे फेफड़े में जाके उसको खराब करता है। तो हम लोग बहुत कम दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक ना, और हमें जो सब दिन तक कोई ना कोई बीमारी घेरा रहता है, ये होता है क्योंकि हम लोग घुटन वाला हवा ले रहे हैं, समझो आगे इसमें। तो वनस्पति क्या करता है, हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने के मदद करती है, कोई प्रदूषण नहीं होगा जितना पेड़ पौधा लगाएंगे। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियां भी प्रदान करती है। हवा तो शुद्ध देता ही भी है, इसके अलावा फल देता है, सब्जी देता है, ठीक ना, औषधि मतलब दवाई। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, जैसे नीम का पेड़, उससे क्या बनता है, दवाई बनता है, मेडिसिन बनता है। कीमती लकड़ियां, चंदन की लकड़ी, ठीक ना, पुष्पा मूवी यदि देखा होगा तो पुष्पा मूवी में देखो चंदन की लकड़ी का बहुत चर्चा है, ठीक ना, जिसमें पुष्पा क्या करता है, चंदन की लकड़ी का ही खरीद बिक्री वगैरह करता है ना, कितना कीमती होता है, ऐसा कीमती लकड़ी देता है। उसके अलावा हमको छाया देता है, हर एक कुछ पेड़ पौधा क्या नहीं देता है, तब भी हम लोग उसको काट लेते हैं। इसकी जड़ें मृदा को संगठित रखती है, जड़ जो होता है वो क्या मिट्टी को अपने अंदर पकड़ के रखता है ना, जो कि वर्षा के तेज बहाव में भी मिट्टी को बहने नहीं देता, बल्कि पकड़ के अपने अंदर जकड़ के रखता है। पानी की गति कितना ही तेज क्यों ना हो, मिट्टी को बहने नहीं देता है। ठीक, उसके आगे समझो।
मृदा को जकड़ के रखती है। मृदा यानी मिट्टी, जो नदियां और वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बनाता है। नदी का प्रभाव गति कितना ही तेज हो, मिट्टी नहीं कटता है। वो हवा कितना ही तेज चले, वो उस मिट्टी को उड़ा नहीं पाता। जो मिट्टी से नॉर्मल है वो उड़ जाता है, लेकिन जो जड़ के पास वो मिट्टी नहीं उड़ता, क्योंकि जड़ उसको पकड़ के रखता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित होते हैं, बल्कि नदी में अवसाद के प्रभाव पर अंकुश लग जाते हैं ना, नदी का कटाव भी नहीं होता है। वनस्पतियां वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस में लेते हैं ना, बदले में हमें प्राणदायक गैस ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस को सांस में नहीं लेंगे, ठीक ना, तो हम लोग तो मिनट नहीं लगेगा, हम लोग का जय हिंद जय भारत हो जाएगा, पत्ता कट जाएगा ना। तो पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा जो है जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, अब बदले में हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देता है, जो जिससे हम लोग जीवित हैं, ठीक ना। तब भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और उसी पेड़ पौधे को काट बैठते हैं। ठीक, आगे देखो। उसके बाद ये क्या कहते हैं, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं ना। संतुलन मतलब हुआ कि पर्यावरण में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैलने नहीं देते हैं, पूरा बैलेंस बना के रखता है। जैसे बढ़ता है खींच लेता है, बढ़ता है खींच लेता है। अतः पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, ठीक ना। बोला कि कोई भी देश हो, तो जब भी हम लोग परसेंटेज का काउंट डाउन करते हैं वो 100% में करते हैं। कितना करते हैं, 100। परसेंटेज का चर्चा होगा हमेशा 100 का चर्चा होगा। तो कोई भी देश हो, अगर उसमें उसके पास जितना भी जमीन है, उस जमीन को कितना मान लो तुम, 100%। तो उस 100% में कम से कम पूरे देश में 33% जगह पर पेड़ पौधा होना चाहिए, ठीक ना। चाहे छोटा देश हो या फिर बड़ा से बड़ा देश हो, उस देश में जितना भी जगह है उसको मान लो 100%, और उस 100% के कम से कम 33% भाग पे क्या होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए। इससे वातावरण एकदम संतुलित रहेगा, ठीक ना, कभी भी वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा। वर्तमान समय में भारत के मात्र 19% भाग पर ही वन है, ठीक ना। वन कितना परसेंट पे चाहिए हमको, 33% पे। कितना परसेंट पे, 33%। अब भारत के कितना परसेंट भाग पे वन है, तो मात्र 19% भाग पे वन है। क्या हम लोग स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं, नहीं, ठीक है। कहाँ चाहिए, 33 है, कितना 19, ठीक ना। और वो 19% ये तब का है जब ये बुक छपा हुआ है, क्योंकि ये बुक पुराना डाटा बता रहा है, ठीक ना। अभी वर्तमान समय में 19 से भी घट के हमको लगता है कि 15-16 हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारा पेड़ इधर खूब कटा है ना। एक देखा होगा, एक न्यूज कहीं का था जहाँ की बहुत सारा पेड़ काट दिया गया, जिसमें कि जानवर जो त्राहिमाम काट रहा है, ठीक ना। सोचो, तो और घट गया होगा, जबकि 33% चाहिए। इसलिए हम लोग जो है ना स्वच्छ जीवन नहीं जी रहे हैं, और आदमी जो है अपने उम्र के कम सीमा में मर जाते हैं। पहले का आदमी देखो 90, 95, 92, 98, 100 साल तक जब ठेका देता था, और आज का आदमी 55, 56, 60 नहीं जा पाता, जय हिंद जय भारत बोल जाता है। क्या है कि हम लोग स्वच्छ वातावरण में है ही नहीं। सांस जो है प्रदूषित सांस ले रहे हैं, जो हमारे फेफड़ा खराब कर रहा है, ठीक ना, अंदर हम खोखला बना रहे हैं। पानी प्रदूषित वाला पी रहे हैं, प्रदूषित वाला वातावरण में रह रहे हैं। जो सब्जी खा रहे हैं वो प्रदूषित वाला खा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि सब्जी जिस जमीन पे लगाया जा रहा है वो जमीन भी प्रदूषित है, क्योंकि जमीन पे हम लोग इतना कचरा वगैरह फेंके हैं, ठीक ना। उस इतना कचरा सा फेंके हैं कि जमीन उससे क्या हो गया है, जहरीला हो गया, प्रदूषित हो गया है। जमीन उस फसल में जो पानी पटा रहे हैं वो पानी प्रदूषित है। फसल जिस हवा में बढ़ रहा है वो हवा भी क्या है, प्रदूषित है, ठीक ना। ओवरऑल हम लोग प्रदूषण का चीज खा रहे हैं, प्रदूषण की चीज सांस ले रहे हैं, प्रदूषण का चीज पी रहे हैं, तो कहाँ से एक दिन जिंदा रहेंगे। ये लिख लो तो पूछे, ठीक ना, कि किसी भी देश में कितना % भाग पे रहना चाहिए ये जंगल। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है अभी, देखो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक ना, कि पर्यावरण दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी देश के राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र या देश की बात है, के 33% भूभाग पर 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी देश हो, छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा, उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन यानी कि जंगल होना चाहिए।
ठीक है। तो अब जो भारत में क्या था, भारत के कितने परसेंट भाग पे वन है? मात्र 19%, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही क्या है? अनुकूल नहीं है। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ा। वन्य प्राणी मतलब जो जंगल में रहते हैं ना, जैसे जीव, जंगली जानवर वगैरह हो गए, उस पर पड़ा है। तथा उनका आवास दिनों दिन छोटा होता जा रहा है। जिस जानवर को पहले 33% जगह था, घटते घटते बेचारा के पास कितना परसेंट जगह हो गया? अब 19%, ना। तो जानवर के दिन प्रतिदिन क्या होता गया? कमी होता गया। समझ गए ये? अब अगला टॉपिक हम समझेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक ना। यानी कि हम लोग यहाँ समझे कि पेड़ पौधा कैसे बचाएंगे, ठीक ना। अब समझेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नदी को कैसे संरक्षित करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे। नदियों में 90% जल का साधारण मानसूनी वर्षा और हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने कारण होती है। अगर मान लो कि चलो 100% नदी, मान लो कितना पानी है? 100%। कितना पानी है? 100, ठीक ना। यदि नदी में 100% पानी है तो उसमें 90% पानी जो है वर्षा से, और हिमालय जो बड़ा हिमालय पर्वत है ना, तो पर्वत के ऊपर क्या होता है? बड़ा पर्वत के ऊपर जो है ना बर्फ जमा रहता है, ठीक है, जो कि दिन में जो सूर्य के गर्मी से क्या होता है? पिघल जाता है। पिघल के क्या करता है? नदी बनाता है, ठीक ना। तो किसी भी नदी के 90% भाग जो है ना, 90% पानी जो है वो वर्षा का पानी है, और इस जो है हिमालय के बर्फ के पिघलने से पानी है, ठीक ना। किंतु इनका अनिश्चित और अपरिचित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा करती है। जब यही बर्फ अत्यधिक पिघल जाता है ना, जब गर्मी के मौसम में यही बर्फ जो अत्यधिक बहुत ज्यादा पिघलता है तो क्या ला देता है? बाढ़ ला देता है। जब जो है वर्षा के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है तब भी क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। इन परिस्थितियां या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और सरकारी तंत्र के योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। सरकार जो हमको गाइड करे उस गाइडलाइन पे हमको चलना चाहिए और अपने आप में भी सचेत होना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया था। लिखो यहाँ पे, पूछेगा गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। अगला पॉइंट यहाँ लिखना है ना, भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रारंभ किया। 1985 में क्या किया? प्रारंभ किया, ठीक ना। भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ किया? 1985 में। किंतु इसे 31 मार्च 2000 ईस्वी को बंद कर दिया गया। 1985 में प्रारंभ किया, मात्र 15 साल के बाद। कितने वर्षों के बाद? 15 वर्षों के बाद जो है, 15 साल के बाद 31 मार्च 2000 ईस्वी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। उन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना गर्त लागू किया गया है। देश के जो ज्यादा क्या प्रदूषित नदी है उसी में क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी की योजना को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदी। भारत में कितने राज्य हैं? 28। कुल कितने राज्य हैं? 28 ना। उस 28 राज्य में से 16 राज्य ऐसा लिया गया, यानी 16 राज्य के 27 नदी को उठाया गया। 16 राज्य के 27 नदी को उठाया गया, तो 16 राज्य के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगर। 16 राज्य के 27 नदी को उठाया गया। उन 27 नदी के किनारे कितना नगर बसा हुआ था? 152 नगर को शामिल किया गया है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिले में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है ना। पूरे भारत के कुल 57 जिले में, ठीक है, वो किसी भी राज्य का 1-2 जिला इस राज्य का, 1-2 जिला उस राज्य का, ऐसे करके पूरे भारत के 57 जिले में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। 57 ऐसा मोस्ट पोल्यूटेड जिला उठाया गया जहाँ की प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है, चरम सीमा पे है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकार किया गया, ठीक ना। 215 योजनाओं के स्वीकार प्रदान की गई है, जिसमें से 69 योजनाएं पूरी तरह कर ली गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए कितना योजना लागू किया गया है? 215। उस 215 योजना में 69 योजना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है।
इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया ना। अब यहाँ इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, जो जल बर्बाद हो गए हैं, जो जल प्रदूषित हो गए हैं, जो जल खराब हो गए ना, ऐसे प्रदूषित जल को क्या करना है, फिर से साफ करना है। ऐसे प्रदूषित जल को फिर से क्या करना है, साफ करना है, ठीक ना। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया, लाखों लाख लीटर, ठीक है, लाखों लीटर से अधिक जल को अभी तक शुद्ध किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया, यानी झील को भी क्या करना है, संरक्षित करना है, बचाना है। प्रारंभ में 2 झील, एक झील लिया पवई झील, कौन सा झील है, पवई झील, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। एक है ऊटी झील, ऊटी झील कहाँ है, तमिलनाडु में। तो जब झील संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ था, झील को बचाओ, झील को बचाओ, झील को प्रदूषित नहीं होने दो, तो शुरुआत में मात्र 2 झील दिया था, एक पवई झील और क्या लिया था, ऊटी झील। इन 2 झील को शामिल किया गया था। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इन तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। गंगा नदी भी बहुत गंदा है, यमुना बहुत ज्यादा गंदा है ना, यमुना नदी तो गंगा नदी से भी ज्यादा गंदा है, गोमती नदी से बहुत ज्यादा गंदा नदी, इन सभी पे इस योजना का क्या कर रहा है, ठीक ना, इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है। कृषि कार्यों में रसायनों, कीटनाशक, पीड़नाशक, कवकनाशी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ या बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित करते हैं। मान के चलो कि हम लोग क्या किए, अपने खेत में रसायन का प्रयोग किए, जब वर्षा का पानी होता, पानी जब जो है उस खेत पे पड़ता है, ठीक ना, तो वो रसायन उस पानी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और वही पानी जब बह के किस में जाता है, नदी में जाता है, पूरे नदी के पानी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में सहायता मिलती है। अगला हेडिंग अब राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण, राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। अब थोड़ा ही बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी है। नदी में जो 2-3 सोर्स से जल आते हैं। पहला किसी सबसे अधिक जल नदी में किसी से आता है, वो किससे आता है, वर्षा से, ठीक है। नदी में सबसे ज्यादा पानी किससे आता है, वर्षा से। दूसरा किससे आता है, हिमपात से। हिमपात मतलब वही जो हिमालय वगैरह पिघलता है, उससे आता है। जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। क्या हर जगह एक समान है, नहीं। किसी नदी में ज्यादा, किसी नदी में कम, कोई नदी छोटा, कोई बड़ा, कोई गहरा, ठीक ना, कोई कम गहरा। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। किसी राज्य में पानी है तो बहुत ज्यादा है, बाढ़ आ जाता है, किसी राज्य में इतना कम पानी के सूखा रहता है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है, वही पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है ना। कभी कभी जल को लेकर, जल के वितरण को लेकर 2 राज्यों के बीच क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। इस नदी का पानी मेरा है, वो कहता है इस नदी का पानी मेरा है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का स्थापना करे और राज्यों को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। जब 2 राज्यों के बीच मार होने लगे, आपसी झगड़ा बढ़ने लगे, उस संदर्भ में केंद्र सरकार ने जो केंद्र में जो देश लेवल में बैठे हैं ना, यानी प्रधानमंत्री को जो है ऐसा होना चाहिए, केंद्र सरकार को, वो इस जो आपसी झगड़े को मिटाए और सभी के लिए जलापूर्ति एक समान कराए। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल मिल सकेगा, मतलब 2 राज्यों के बीच क्या होगा, हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, बल्कि बाढ़ और सुखाड़ पर भी काबू होगा, ठीक ना। क्योंकि नदी का पानी तो भरेगा नहीं, जैसे भरेगा आधा पानी वो राज्य लेगा, आधा पानी ये लेगा, ठीक ना। तो नदी तो उतना ज्यादा बाढ़ नहीं आएगा। अब बाढ़ भी नहीं आएगा, सुखाड़ भी नहीं आएगा। अगर मान के चलो कि किसी नदी का पानी अगर एक राज्य लेने लगा तो उसको बाढ़ आ जाएगा, जिस राज्य में नहीं मिल पा रहा उसको सुखाड़ आएगा, है ना। आगे समझो, आगे दिया गया इसमें कि अंतरराज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना बनाई जाए, कि 2 नदियों का आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। अरे क्या आप जानते हैं, जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देती है। जल में जो क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो घुला है, उससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, अम्लीय वर्षा में अगर हम लोग नहाते हैं, ठीक है ना, तो साल का ध्यान रखना, साल का पहला वर्षा होता है, साल का पहला वर्षा होता है वो होता है अम्लीय वर्षा। कैसा होता है, अम्लीय वर्षा ना। ये अम्लीय वर्षा, इसमें अम्ल की मात्रा, खट्टे पदार्थ की मात्रा मिली होती है। ऐसे वर्षे में, अगर साल का पहला वर्षा में जो है अम्लीय वर्षा में यदि हम स्नान करते हैं तो हमारे बॉडी पे दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ना फोड़े फुंसी वगैरह आ जाते हैं, या कुछ भी साइड इफेक्ट के रूप में, एलर्जी के रूप में देखने को मिलता है। ये पानी जब खेत वगैरह पे आता है, पड़ता है, तो खेतों के फसल को भी क्या करता है, नाश करता है, बर्बाद कर देता है। आगे समझो, मानव जीवन पर अफवाह तंत्र का प्रभाव।
ये लास्ट टॉपिक है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है, ठीक है ना। नदी क्या है, नदी अपवाह क्षेत्र जो है मानवीय सभ्यता और संस्कृति क्या जननी है, यानी कि जन्मदाता है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का जो आर्थिक जो विकास, भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में नदी का भूमिका क्या है, ठीक है। नदी का जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नदियां आदि काल से ये मानव जीवन गतिविधियों का साधन है। आज से नहीं बल्कि युगों युगांतर से, आदि काल से नदी मानव को हमेशा क्या की है, सहायता प्रदान की है। नदियां विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृति की जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता का पालना भी है ना। नदी समझो मानव को पालती है। नदी क्या मानव को पालती है, उसका पालना है। नदियों के जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षक केंद्र भी हैं। नदी से हम लोग क्या बनाते हैं, अभी वर्तमान समय में हम लोग नदी से बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नदी के जल से क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। और उस बिजली से हम लोग इतने जो है ऐसो आराम का सुख सुविधा करके ना इतना आनंददायक जीवन जीते हैं। अगर समझो बिजली यदि खत्म हो जाए ना, ठीक ना, तो हम लोग का जितना भी आनंददायक जो सुख जो है वाला जीवन जी रहे हैं वो सब मट्टी में मिल जाएगा। एकदम पूरा जो है ना पहले जैसा जीवन जीने लगेंगे, वही लालटेन डिबिया जलाएंगे, अंधेरा जैसा जीवन जिएंगे, ठीक ना। तो समझो कि नदी के पानी से बिजली अभी बनता है, जिसके कारण बिजली इतना सस्ता पड़ता है। आगे समझो, प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। पौराणिक समय, प्राचीन समय में जब सड़क इतना डेवलप नहीं था, ठीक ना, जब सड़क इतना डेवलप नहीं था, जब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं चलता था, तब लोग नदी के माध्यम से ही, समुद्र के माध्यम से क्या करते थे, यात्रा करते थे। और एक जगह दूसरी जगह या तो नाव पे चढ़ के या तो शिप यानी पानी वाले जहाज पे चढ़ के जाया करते थे। नाव या पानी के जहाज किस पे चलता है, पानी पे, नदी पे चलता है। यही हमारा जो है ना सबसे जो है ना उपयुक्त साधन था आने जाने का। आज यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियां आज उपयोगी हो गई, आज भी नदी का बहुत ही उपयोगी है। नदियों के प्रभाव की वजह से ही आज हम लोग कृषि भूमि का लगभग 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो क्या जलोढ़ मिट्टी, वर्षा के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, वर्षा के द्वारा। वर्षा जो अपने सारे मिट्टी बहा कर लाती है, तो वर्षा के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है ना। आगे समझो, गंगा सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है बहुत अधिक मात्रा में। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक आदि नदियां प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। यानी हमारे बिहार में, उत्तरी बिहार में जो है कोसी नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, ये सभी क्या करता है, अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी को लाता है, जिसके कारण की बिहार में खेती जो है ना अच्छी तरीके से हो पाता है। वर्तमान परिवेश में नदियों का बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। नदी से बहुत सारे परियोजना निकले हैं, नदी से बहुत सारा हम लोग कुछ काम करते हैं। इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए और कुछ आज भी क्या निर्माणाधीन है, मतलब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ का काम क्या अभी भी जारी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध बनाए गए, जिससे मानव निर्मित नहर और झील का विकास हुआ है। नदी पे बांध बनाया गया, इससे क्या हुआ, झील का विकास हुआ है। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। जब ऐसा बांध बनाया जाता है जिससे कि झील का विकास होता है, जो क्या होता है, जलीय जीवन के लिए, जलीय जीव के लिए बहुत ही उत्तम होता है, ठीक है ना। आगे समझो, आगे इसमें इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, जब नदी पे जब बांध बनाया जाता है, उससे बाढ़ में क्या मिलता है, नियंत्रण मिलता है, और बाढ़ पे हम लोग काबू कर सकते हैं। नौकायान के मार्ग विकसित करने में, कि नाव का मार्ग जो है उसको विकसित डेवलप किया जाता है इसके माध्यम से। जलीय जीव के प्रजनन करने में, कि नए नए जलीय जीव जो उत्पन्न होंगे। मृदा अपरदन को रोकने में, मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा। जल विद्युत उत्पन्न करने में, जल से क्या बनेगा, बिजली बनेगा। वनों के विकास में, इन सभी चीजों में से क्या मिलता है, बल मिलता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर एक परियोजना है, जिससे 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। ये बहुत बार पूछता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। मैट्रिक में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। ये लिख लो, कभी क्वेश्चन भी देखना उल्टा के बहुत बार पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर। लिखना है यहाँ पे, भाखड़ा नांगल परियोजना, ऐसे लिखो, भाखड़ा नांगल
भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। सतलुज नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर, ठीक ना। और इस परियोजना के तहत 1200 मेगावाट विद्युत के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचाई होता है, ठीक ना। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत देखो क्या क्या लाभ है। इस परियोजना के बन जाने से क्या होता है? 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला बात। दूसरा क्या है? 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस परियोजना के तहत क्या होता है? सिंचाई किया जाता है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है। पूछेगा, ये उतना नहीं पूछता है टिहरी वाला, ठीक ना, कि भागीरथी नदी पर किस परियोजना का विकास हुआ है? टिहरी परियोजना। इससे क्या होता है? इससे 2400 मेगावाट बिजली बनता है। भाखड़ा नांगल से 1200 मेगावाट, और जो है टिहरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अरे क्या आप जानते हैं भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पूछ रहे हैं, एक और पॉइंट 40 करिए दो। पूछे एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? एशिया समझ, पूरा एशिया महादेश का वो कौन सा? टिहरी नदी घाटी परियोजना। यहाँ लिखो, भागीरथी नदी पर स्थित, 2 पॉइंट एक के साथ जोड़ दिए हैं। भागीरथी नदी पर स्थित, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना, टिहरी, इसके बाद एक और पॉइंट लिखना है, फिर चैप्टर खत्म। टिहरी परियोजना एशिया का, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। पूछ सकता है कि एशिया, पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है? टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पे। किससे बनाया गया है? भागीरथी नदी। ठीक है, उसके बाद एक और पूछता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। एक बार जो घर जब जाएगा ना, ठीक ना, गूगल करके देखना, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। और पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये लिख लो यहाँ पे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने देश का, पंडित नेहरू ने, या पूरा नाम भी लिख सकता है, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया? फाइनली खत्म हो गया। जब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए जय हिंद।